अपनी पूरी हिस्ट्री में रिलीजन ने चेंज और रिन्यूअल के लिए एक रिमार्केबल कैपेसिटी शो की है, अक्सर इंटेंस प्रेशर, करप्शन या सोशल अपहीवल के पीरियड्स के रिस्पॉन्स में। जब कोई रिलीजियस सिस्टम बहुत रिजिड हो जाता है, किसी ऑप्रेसिव पॉलिटिकल पावर से बहुत क्लोजली जुड़ जाता है या अपने फॉलोअर्स की स्पिरिचुअल नीड्स से बहुत दूर हो जाता है, तो यह एक वॉइड क्रिएट करता है। यह वॉइड लगभग हमेशा नए आइडियाज, रिफॉर्म मूवमेंट्स या यहां तक कि पूरी तरह से नए रिलीजन से भर जाता है। डिके और रीबर्थ का यह सिक्लिकल प्रोसेस फेथ के 10,000 साल के सफर में एक रिकरिंग थीम है। यह दिखाता है कि जब रिलीजन सफरिंग का कारण बनता है तो ह्यूमन स्पिरिट पीस और मीनिंग की ओर एक नया रास्ता तलाश करती है। इस साइकिल का एक पावरफुल एग्जाम्पल इंडिया में बुद्धाइज्म और जैनिज्म के बर्थ में देखा जा सकता है। 6th सेंचुरी BCE तक वैदिक रिलीजन पर प्रीस्टली क्लास, ब्राह्मणों का दबदबा हो गया था, जो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव रिचुअल्स को कंट्रोल करते थे। सोसाइटी एक रिजिड कास्ट सिस्टम से स्ट्रैटिफाइड थी। इससे सोशल टेंशन और स्पिरिचुअल डिसैटिस्फैक्शन पैदा हुई। इसके रिस्पॉन्स में बुद्ध और महावीर जैसे फिगर्स ने एक रास्ता ऑफर किया। उन्होंने प्रीस्ट्स के अथॉरिटी और रिचुअल्स की नेसेसिटी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बजाय पर्सनल एथिकल कंडक्ट, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन का एक पार्ट सिखाया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल था, चाहे उनकी कास्ट कुछ भी हो। वे रिफॉर्मर्स थे जिनके आइडियाज इतने रेडिकल थे कि वे नए डिस्टिंक्ट रिलीजन्स में ब्लॉसम्ड हुए। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ऐसा ही पैटर्न हुआ। लेट मिडिल एजेस तक कैथोलिक चर्च इमेंसली वेल्थी और पावरफुल हो गया था और इस पावर से करप्शन हुआ, जैसे इंडल्जेंसेस बेचना, सिंस की फॉरगिवनेस के लिए पे करने का एक तरीका। इस वाइड स्प्रेड करप्शन ने आउटरीच और रिफॉर्म की मांग को जन्म दिया। मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन मंक ने इन प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, सिर्फ स्क्रिप्चर के बेस पर फेथ के कोर प्रिंसिपल्स पर लौटने की वकालत की। उनका प्रोटेस्ट हालांकि अंदर से एक रिफॉर्म के इरादे से था, लेकिन आखिरकार वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को फ्रैक्चर कर दिया और प्रोटेस्टेंटिज्म को जन्म दिया। यह इंस्टीट्यूशनल डिके के लिए एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स था, अपनी परसीव्ड रूट्स पर लौटकर फेथ को रिन्यू करने का एक पावरफुल मूवमेंट। यह साइकिल सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। 19th सेंचुरी में पर्शिया में शिया इस्लाम के अंदर मेसियानिक एक्सपेक्टेशन और मॉरल डिक्लाइन के माहौल से बाबी फेथ उभरा, जो आखिरकार बहाउल्लाह द्वारा बहाई फेथ की स्थापना का कारण बना। उन्होंने गॉड, रिलीजन और ह्यूमैनिटी की यूनिटी का मैसेज दिया, जो उनके समय के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स था। आज भी हम नए स्पिरिचुअल मूवमेंट्स और तथाकथित न्यू एज बिलीव्स का उदय देखते हैं, जो वेरियस ट्रेडिशंस से बोरो करते हैं। ये अक्सर मॉर्फियन सेक्युलर सोसाइटी में एक परसीव्ड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के रिस्पॉन्स में या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के डॉगमेटिज्म के रिएक्शन में उभरते हैं। यह दिखाता है कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तलाश कांस्टेंट है, और जब पुराने फॉर्म्स इसे प्रोवाइड करने में फेल हो जाते हैं, तो नए इनेविटेबल रूप से पैदा होंगे। रिलीजन की 10,000 साल की कहानी कोई सिंपल लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है जो एक सिंगल एंड की तरफ बढ़ रही हो। ये एक बड़ी घुमावदार नदी की तरह है, जिसमें अनगिनत ट्रिब्यूटरीज, करंट और एडीज हैं। इसकी शुरुआत प्रीहिस्टोरिक एनिमिज्म की छोटी स्ट्रीम्स में हुई थी, जहां हमारे पूर्वज नेचुरल वर्ल्ड की स्पिरिटों को समझने की कोशिश करते थे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ ये स्ट्रीम्स अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बड़ी नदियों में मिल गईं, जिन्होंने पहली ग्रेट सिविलाइजेशन को स्ट्रक्चर करने में मदद की। ये नदियां एक्सियल एज से होकर गुजरी, जहां नए फिलोसॉफिकल करंट ने उनके पानी को गहरा किया, और मिडिवल पीरियड में जहां उन्होंने एम्पायर के लैंडस्केप को आकार दिया। मॉर्फियन एरा ने रीजन और सेक्युलरिज्म के डैम्स के साथ नदी के फ्लो को डाइवर्ट और चैलेंज किया है, लेकिन इसे कभी रोका नहीं है। आज 2025 में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां फेथ की ये कई नदियां एक साथ बहती हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ने अलग अलग रिलीजियस और सेक्युलर वर्ल्ड व्यू के बीच इंटरेक्शन का एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल क्रिएट किया है। ये कोएग्जिस्टेंस कभी कभी पीसफुल और एनरिचिंग होती है, जिससे इंटरफेथ डायलॉग और हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बेहतर समझ पैदा होती है। दूसरे समय में ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होती है, क्योंकि अलग अलग बिलीफ सिस्टम वैल्यूज, टेरिटरी और इन्फ्लुएंस को लेकर आपस में टकराते हैं। रिलीजन अरबों लोगों के लिए लेस फर्ड, लेस यूनिटी और मोरल गाइडेंस का एक गहरा सोर्स बना हुआ है। ये चैरिटी, आर्ट और लेस पेंशन के इनक्रेडिबल एक्ट्स को इंस्पायर करता है। साथ ही
इसे इंटॉलरेंस, वायलेंस और ओप्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। रिलीजन का साइक्लिकल नेचर मीनिंग की जरूरत से पैदा होने, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने, पावर के बोझ तले दबने और रिफॉर्मर्स द्वारा रिन्यू होने की उसकी टेंडेंसी शायद उसकी सबसे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये साइकिल हमें याद दिलाती है कि रिलीजन कोई स्टैटिक मोनोलिथ नहीं है, बल्कि ह्यूमन कल्चर का एक डायनामिक, लिविंग एस्पेक्ट है। इसे हर नई जनरेशन द्वारा लगातार रीइंटरप्रेट और रीशेप किया जा रहा है ताकि टाइमलेस सवालों के जवाब दिए जा सकें। हम कहां से आए हैं, हम यहां क्यों हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, मरने के बाद क्या होता है। जब तक इंसान इन फंडामेंटल सवालों को पूछते रहेंगे, फेथ की नदी बहती रहेगी, अपना रास्ता चेंजती रहेगी, लेकिन कभी सूखेगी नहीं। आखिरकार रिलीजन की जर्नी ह्यूमैनिटी की जर्नी ही है। ये हमारे गहरे डर, हमारी सबसे ऊंची उम्मीदों, प्रोफाउंड क्रुएल्टी और बाउंडलेस लव दोनों की हमारी कैपेसिटी का एक रिफ्लेक्शन है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सेक्रेड टेक्स्ट्स और ऊंचे टेम्पल्स में ही नहीं लिखी गई है, बल्कि हर उस इंडिविजुअल के दिल में लिखी गई है जिसने कभी सितारों को देखा है और ग्रैंड मिस्टीरियस कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में सोचा है। ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हमारी दुनिया चेंजती रहेगी, वैसे वैसे इसमें मीनिंग ढूंढने के हमारे तरीके भी चेंजते रहेंगे, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि फेथ की कहानी ह्यूमैनिटी के सबसे कॉम्प्लेक्स और लेस पेलिंग एपिक्स में से एक बनी रहे।